प्रिय विद्यार्थियों, एनसीईआरटी की कक्षा 6 की विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक में हम इससे पहले के जो वीडियो थे उसमें 2 पाठ हम उसमें पढ़ चुके हैं। आज हम इसमें तीसरा पाठ, इसमें पाठ 3 है जिसका नाम है तंतु से वस्त्र तक। हम इसमें एक भोजन के बारे में 2 पाठ इससे पहले पढ़ चुके थे। तीसरा पाठ है इसका तंतु से वस्त्र तक। बड़ा ही सरल पाठ है। तंतु और वस्त्र, वस्त्र से आप सभी परिचित हैं, जिसको हम कपड़ा भी बोलते हैं। तंतु जो इस वस्त्र का, कपड़े का जो किनारे से, यदि हमने किसी वस्त्र का किनारा पकड़ के और उसमें से पतले पतले धागे आपने सबने देखे हैं, वो जो धागे होते हैं इसके, वो इसके तंतु हैं। तो तंतु हमें कहाँ से मिलते हैं, प्राकृतिक तंतु कौन से हैं, जंतुओं से मिलने वाले तंतु कौन से हैं और किस प्रकार से उनसे वस्त्र बनाए जाते हैं, इससे ही संबंधित ये अपना पूरा पाठ है। आपके सामने देखिए, ये एक कपड़े की दुकान का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये कपड़े की दुकान है, उसमें विभिन्न प्रकार के कपड़े दिखाई दे रहे हैं। आपने भी अनुभव किया होगा कि कपड़े कई प्रकार के होते हैं। कोई कपड़ा बिल्कुल जिसकी चमक कम होती है, कई कपड़ों में बहुत ज़्यादा चमक होती है। कई कपड़े सूती होते हैं, कई ऊनी कपड़े होते हैं, कई रेशमी कपड़े होते हैं, कई प्राकृतिक तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, कई संश्लिष्ट या कृत्रिम तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। तो हम जो कपड़े पहनते हैं या जो हम बेडशीट, चादर है, उनको जो बिस्तर पे बिछाने इत्यादि के लिए हम काम में लेते हैं, इस प्रकार के कपड़ों से आप परिचित हैं। कोई कंबल है, पर्दा है, मेज़पोश, तौलिया, ये सारे के सारे जो कपड़े हैं ये विभिन्न प्रकार से बने होते हैं। अब उनके अपने बस्ते और बोरे भी अलग अलग प्रकार के वस्त्रों से बने होते हैं। इन सब की जो पहचान है कपड़ों की, वो सूती, ऊनी, रेशमी अथवा कृत्रिम या संश्लिष्ट के रूप में करते हैं। अब देखिए, आप लोगों ने अनुभव किया होगा कि आप टेलर की दुकान पे या दर्जी की दुकान पे आपने यदि कपड़े सिलवाने के लिए आप गए हैं या आपने वैसे ही कभी भ्रमण किया होगा, तो उसके पास से जो कपड़े की सिलाई करने के बाद में कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े, जो कपड़ों की कतरन बच जाती है, आप यदि अपने किसी मिलने जुलने वाले टेलर की दुकान से वो अगर कपड़े इकट्ठे करेंगे तो आपको वो कई प्रकार के कपड़े मिलेंगे। सूती होंगे, उसमें रेशमी होगा, ऊनी होगा, संश्लिष्ट होगा। वो आप देखेंगे तो उनकी बनावट और उनको स्पर्श करके आप देखोगे तो उससे आपको पता लग जाता है। अब ये जो सूती कपड़े का कोई टुकड़ा यदि आप लेते हो और उसके किनारे पर से कोई एक ढीला धागा आप ढूंढोगे और उसको आप खींचोगे। अब आप चित्र में देखिए, ये कपड़ा है और ये कपड़े के किनारे पर से ये एक धागा, कई बार ऐसा भी होता है कि आपके स्वयं के कपड़े हैं उनमें से भी धागे निकलते रहते हैं, तो वो जो धागे निकलते हैं वही तंतु है। अब इस चित्र में एक कपड़ा है और कपड़े के किनारे पर से ऐसे लंबे लंबे तंतु के रूप में ये धागे निकाले गए हैं। अगर वहाँ से कोई ऐसे नहीं दिखे तो हम पिन या सुई की सहायता से भी प्रयोग के तौर पे कोई अन्य कपड़ा लेके उसके निकाल के देख सकते हैं। तो किसी सूती कपड़े के टुकड़े से कोई धागा हम बाहर निकालेंगे और उसको टुकड़े को मेज़ पर रख देंगे और इस टुकड़े के एक सिरे को, जो हमने धागा निकाला है, उस धागे के एक सिरे को हम अपने अंगूठे से दबाएंगे और दूसरे सिरे को इसकी लंबाई के अनुदिश हम उसको खींचेंगे। जैसे इस चित्र में दिखाया गया है, उसको लंबाई के अनुदिश हम इसको खींचेंगे और फिर नाखून से उसको खरोंचेंगे धागे को। तो आपको पता लगेगा ये जो धागा है वो भी कई पतली पतली लड़ियों में विखंडित या अलग अलग हो जाता है। ये इसमें आप देखिए, ये पहले के चित्र में एक धागा था और ये दूसरे के चित्र में ये धागा भी कई पतले पतले लड़ियों से मिलकर बना हुआ है।
तो और कई बार ऐसा भी अपने सामने आता है कि सुई में आप यदि धागा डालने का प्रयास करते हैं, सुई में आप धागा डालने का प्रयास करते हैं तो वो उसमें से धागा सुई के छेद में से डलता नहीं है। और कई बार आप देखते हो कि उसमें आप डालने की कोशिश कर रहे हो तो धागा आगे से 2-3 भागों में आपको विभाजित हुआ दिखाई देता है। वो जो पतली पतली जो धागे की लड़ियां हैं उनको ही तंतु कहते हैं। तो वस्त्र तागे या धागों से मिलकर बनते हैं और तागे भी आगे तंतुओं से मिलकर बने होते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये तंतु कहाँ से आते हैं। कुछ वस्त्र जैसे सूती या जूट के, रेशमी या ऊनी, ये तंतु पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं। तो जो तंतु हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं इनको कहते हैं हम प्राकृतिक तंतु। तो आपके सामने प्रश्न आया, प्राकृतिक तंतु किसे कहते हैं? तो ऐसे तंतु जो हमें पादपों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं। अब रुई है या जूट जिसको पटसन कहते हैं, ये पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी की कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंट के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम का कीट कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था और पिछले लगभग 100 वर्षों में से ऐसे रासायनिक पदार्थ जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है, इनसे तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं, यानी ऐसे तंतु जिनका स्रोत पादप या जंतु नहीं हो, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक, ये संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण है। आगे हम देखते हैं कि पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु। रुई, रुई से आप परिचित हैं। सफ़ेद रंग की बिल्कुल सॉफ्ट रुई होती है। हमारी रज़ाई में रुई भरी होती है, गद्दों में होती है, तकियों में रुई भरी होती है। आपकी माताजी घर में जब कोई पूजा करते हैं तो उस रुई से बत्ती बनाई जाती है। तो ये जो रुई है, हम एक रुई का टुकड़ा लेंगे और उसको खींचकर हम उसको पृथक करेंगे। उसके किनारों को ध्यान से देखेंगे तो इसमें छोटी छोटी पतली लड़ियाँ हमें दिखाई देती है। यह कपास तंतुओं से बनी होती है। अब रुई आती कहाँ से है? रुई को खेतों में उगाया जाता है। रुई का पौधा होता है, उसको उगाते हैं और साधारणतः कपास के पौधे उगाए जाते हैं। जहाँ की मिट्टी काली और जलवायु उष्ण होती है वहाँ पर इसकी खेती आराम से होती है। राजस्थान के कुछ भागों में होती है, पंजाब में इसकी खेती की जाती है। तो ये जो कपास पादप के फल लगभग नींबू के आकार का एक गोला होता है। जब ये पूरा पक जाता है तो इसके बीज टूटकर खुल जाते हैं। जो कपास का गोला है वो खुल जाता है तो उसकी बाहर से वो कठोर हो जाता है और इसके खुलने पर कपास के तंतु से ढके बिनोले वो बाहर आ जाते हैं। एक सफ़ेद सफ़ेद जो रुई है वो अपने को बाहर आती हुई दिखाई देती है। आप में से बहुत से ऐसे छात्र हैं जिन्होंने इस प्रकार के कपास के खेत भी देखे होंगे। और जब ये पूरी कपास के जो तंतु उसमें से निकले होते हैं तो खेत इस प्रकार का दिखाई देता है। आप ये चित्र देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे कोई बर्फ़ से कुछ सब जगह बर्फ़ बिखरी हुई हो। तो ये जो सफ़ेद रंग की इसमें से रुई दिखाई दे रही है, ये एक प्राकृतिक तंतु है। इसके बाद में जो हमें रुई प्राप्त होती है उसको खेतों से हमें हाथों से उसको निकाला जाता है और निकाल के फिर कंकतन के द्वारा उसको पृथक किया जाता है। यानी ये प्रक्रिया है जिसमें से जो रुई में बीज होता है जिसको हम बिनोला कहते हैं, उसको जब उस रुई में से निकालते हैं हम तो ये एक प्रक्रिया है और इसको कपास ओटना कहते हैं। पारंपरिक ढंग से कपास हाथों से ओटी जाती थी और आजकल इसके लिए मशीनों का भी प्रयोग किया जाता है। ये कपास ओटने का अपने को चित्र दिखाई दे रहा है। इसके बाद में एक दूसरा प्राकृतिक जो तंतु है पटसन। इसको ये जो चित्र सामने दिखाई दे रहा है
ये पटसन का चित्र है। अब इसका जो तना है वो तना काम में आता है। भारत में इसकी खेती वर्षा ऋतु में की जाती है और प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम, यहाँ पे पटसन का जो पौधा है, पादप है, वो पुष्पन अवस्था में इसकी कटाई कर लेते हैं। इसके बाद में ये जो पादप है इसके तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबो कर रखते हैं। ऐसा करने पर जो तना है वो गल जाता है और उन्हें पटसन तंतुओं से हाथों के द्वारा पृथक कर लिया जाता है और वस्त्र बनाने से पहले इन सभी तंतुओं को तागों में परिवर्तित कर लिया जाता है। अब ये देखिए रुई से किस प्रकार से धागा बनाया जा रहा है। चरखे का भी इसमें उपयोग करते हैं। चरखे के द्वारा रुई से धागा बनाया जाता है। अब सूती धागे की कताई कैसे की जाती है? हम हाथ से भी धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। हम अपने हाथ में कुछ रुई को पकड़ेंगे और दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच कुछ रुई की चुटकी भरेंगे, यानी थोड़ा सा उसको लेंगे और उसको लंबा खींचेंगे और खींच के और साथ में उसको ऐंठते रहेंगे, जिस प्रकार से उसको गोल गोल घुमाते रहेंगे और उसको घुमाते रहेंगे और खींचते रहेंगे। ऐसा करने से ये जिस प्रकार से चित्र दिखाई दे रहा है वैसे इसका धागा बन जाएगा। इसके लिए हम तकली का भी प्रयोग करते हैं और चरखे का भी प्रयोग करते हैं, तो इसके द्वारा धागा बनाया जाता है। तो ये जो रेशों से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है कताई। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐंठने का मतलब उसको घुमाते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति हस्ततक्कुओं का उपयोग भी किया जाता है, जिसको तकली कहते हैं। हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। ग्रामीण क्षेत्रों में कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पे आज भी चरखे का उपयोग किया जाता है। चरखे के उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष के रूप में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागे से बने वस्त्रों को पहनना और ब्रिटेन की मील से बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। स्वदेशी को उन्होंने प्रोत्साहन दिया था। बड़े स्तर पर तागों की कताई का जो काम किया जाता है उसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है। कताई के बाद में तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। अब तागे से वस्त्र बनाना। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो विधि प्रमुख हैं, बुनाई और बंधाई। बुनाई के अंदर वस्त्र तागों के दो सेट जिन्हें एक साथ व्यवस्थित किया जाता है ऐसे मिलकर बनते हैं। तागों के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई या वीविंग कहते हैं। अब एक कागज़ की पट्टी के द्वारा हम एक प्रयोग कर सकते हैं कि हमने लाल और हरे रंग की दो प्रकार की कागज़ की पट्टियाँ ली और कागज़ की पट्टियों में जो लाल रंग की पट्टियाँ हैं उनको चित्र के अनुसार से हमने लगाया और फिर हरे रंग की पट्टियों को उसमें बीच में डाल के इस प्रकार से हम एक बुनाई का हम घर पर भी एक प्रयोग कर सकते हैं। और जो इस प्रकार से बुनाने का तरीका है, इसमें तागों के दो सेट को बनकर वस्त्र बुने जाते हैं। तो वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में ये धागे बहुत पतले होते हैं और वस्त्रों की बुनाई करघों पर ही की जाती है। करघ या तो हस्त प्रचालित होते हैं या विद्युत प्रचालित। जो हाथों से चलाए जाते हैं वो हस्त प्रचालित है और जो बिजली के द्वारा चलते हैं वो विद्युत के द्वारा प्रचालित होते हैं। एक विशेष प्रकार की बुनाई होती है। आपने स्वेटर बुनता हुआ आपने देखा होगा। इसकी जो बुनाई होती है उसको निटिंग कहा जाता है। इसमें एकल धागे का उपयोग वस्त्र के एक टुकड़े को बनाने में किया जाता है। और कई बार आपने ऐसा प्रयोग किया होगा, कोई फटा पुराना मोजा है, जुराब है या कोई स्वेटर है, उसका आपने एक धागा निकाला तो निकालते निकालते पूरा का पूरा धागा निकल जाता है और वस्त्र पूरा उगड़ता जाता है। तो इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो स्वेटर की बुनाई में, ये आपके सामने चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें स्वेटर, जो दो इसमें से सलाइयाँ हैं और उसके द्वारा स्वेटर को बुना जाता है। अब वस्त्र का इतिहास। क्या जब मनुष्य प्राचीन काल से ही उसके पास वस्त्र थे क्या? और यह प्राचीन काल में किस प्रकार के वस्त्र वो पहनता था? वस्त्रों के विषय में पुरानी बातों से हम पुराने
जो प्रमाण से हमें जानकारी मिलती है कि प्रारंभ में जो मनुष्य था वो वृक्षों की छाल और बड़ी बड़ी पत्तियां और जंतुओं की चर्म, जंतुओं का जो चमड़ा है, और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना आरंभ करने के पश्चात लोगों ने पतली पतली टहनियों तथा घास को बुनकर चटाइयाँ या डलियाँ टोकरी बनानी सीखी। लताओं, जंतुओं की ऊन अथवा बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाई और उनसे बुनकर वस्त्र तैयार किए। पूर्व में भी भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे जो गंगा नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती थी। फ्लेक्स भी एक पादप है जिससे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई तथा फ्लेक्स की कृषि नील नदी के निकटवर्ती क्षेत्रों में करते थे। और उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे, ढक लेते थे, और वे शरीर को ढकने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे, कई तरीकों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के साथ लोगों ने वस्त्रों की सिलाई करके पहनने के कपड़े भी तैयार किए, और इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों में बहुत सी विभिन्नताएं आ गई। परंतु एक आश्चर्यजनक बात है कि आज भी साड़ियाँ, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ को बिना सिले वस्त्रों के रूप में भी उपयोग करते हैं। जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले भोजन में अत्यधिक विविधता देखने को मिलती है, ठीक इसी प्रकार वस्त्रों और पहनने की वस्तुओं में भी अत्यधिक विविधता पाई जाती है। तो ये एक हमारा पाठ था तंतु से वस्त्र की ओर। निश्चित रूप से आपने इसको ठीक प्रकार से समझने का प्रयास किया होगा। अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर है उसके बारे में हम चर्चा